अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज एट द बैंक ऑफ पंजाब। मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूं शहबाज अशरफ। आज जिन कंपनीज के हम रिजल्ट्स रिव्यू करेंगे उनका नाम है बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल फूड्स, फ्रीज एंड कैंपिना एंग्रो लिमिटेड एंड एंग्रो होल्डिंग्स। पहले हम नज़र डालते हैं बैंक ऑफ पंजाब के रिजल्ट्स पे। बैंक ऑफ पंजाब ने अपने फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किया। अगर हम अर्निंग्स पर शेयर पर नज़र डालते हैं तो दे केम आउट टू बी ₹1.43, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले में 20% अप थे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 166% अप थे। डिविडेंड पर शेयर इस क्वार्टर में एज एक्सपेक्टेड उन्होंने अनाउंस नहीं किया। अगर हम हाईलाइट्स पर नज़र डालते हैं तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम आई थी वो तकरीबन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2% डाउन है, लेकिन 47% ईयर ऑन ईयर पे अप है एंड इट टर्न आउट टू बी ₹22 बिलियन। जो नॉन इंटरेस्ट इनकम थी दैट ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस वेंट अप बाय 18.8%, ऑन ऑन ईयर बेसिस 27% का उसमें राइज देखा गया और वो तकरीबन ₹5.7 बिलियन की आई। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैव बीन अप बाय 16% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ऑन ईयर बेसिस बाय 23% टू ₹17.6 बिलियन। शहबाज, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने रिजल्ट्स को देखा, आपका इस पे क्या ओवरऑल रिव्यू है? अगर आप रिजल्ट देखें, रिजल्ट वाज वेरी मच इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। स्पेशली अगर आप यहाँ देखें नेट इंटरेस्ट इनकम, इट इज़ डाउन सीक्वेंशली 2%। उसका आई थिंक मेजर रीज़न ये है कि कुछ ऐसा लग रहा है कि करंट अकाउंट्स पहले थोड़े से ज़्यादा थे, वो थोड़े से स्क्यूड हो गए टूवर्ड्स टर्म डिपॉजिट, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। जहाँ तक आप अदर इनकम देखें, जो नॉन फंडेड इनकम है, उसमें दो चीज़ें आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी रोबस्ट नंबर्स आए थे। सबसे पहले अगर आप बात कर लें आपकी फ़ी एंड कमीशन इनकम, वो सब्सटैंशियली ऊपर है, क्वार्टर एंड क्वार्टर 36%। जो आपकी इवन फॉरेन इनकम है वो भी ऊपर है, अबाउट डबल डिजिट्स में। सो ओवरऑल रिजल्ट वाज वेरी मच इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। अगर आप डिविडेंड की हम बात करें, डिविडेंड यूजुअली क्या होता है कि बैंक ऑफ पंजाब हाफ ईयरली डिविडेंड देता है। 2025 से पहली दफ़ा था कि बैंक ऑफ पंजाब ने हाफ ईयरली डिविडेंड दिया। उससे पहले बैंक ऑफ पंजाब की पॉलिसी थी गिविंग डिविडेंड्स ऑन एनुअल बेसिस। तो अब ये अच्छा हो गया कि वो हाफ ईयरली डिविडेंड दे रहे हैं। हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड डिपेंडिंग ऑन द मैनेजमेंट डिस्क्रिशन एंड अदर फैक्टर्स वो क्वार्टरली डिविडेंड भी दे सकते हैं, बट अभी तक वो क्लैरिटी उस चीज़ पर नहीं है। अरे एक और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर रिजल्ट में था ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हमने ये देखा सीक्वेंशियली तकरीबन इसमें जंप आया है, तकरीबन ₹2 बिलियन का जंप आया है। अगर आप इस तरह देखें, अगर आप जो हमने देखा अदर ऑपरेटिंग इनकम थोड़ी ज़्यादा आई है और आपकी जो फी एंड कमीशन इनकम वो भी थोड़ी सी ऑन द हाई एंड आई है। इसको अगर हम नॉर्मलाइज कर दें तो अभी जो क्वार्टर की अर्निंग ₹1.45 की आई है आसपास, वो तकरीबन ₹1.60 ₹1.70 हो सकती है। सो बेस्ड ऑन दीज नंबर्स एंड टेकिंग अ व्यू ऑफ 19% डिपॉजिट ग्रोथ, हमें लगता है कि पूरे साल की जो अर्निंग तकरीबन द रेंज ऑफ ₹5.5 से ₹6 कर सकता है। और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये भी होता है इन्वेस्टर्स का कि डिविडेंड कितना आएगा। बिल्कुल। अब बेस्ड ऑन द कैपिटल एडिक्वेसी हमने ये देखा कि कैलेंडर 25 के एंड में जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था बैंक का तकरीबन 17% था, बट जो लेटेस्ट क्वार्टर पे जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो तकरीबन 14% है। तो बेस्ड ऑन द लेटेस्ट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमें लग रहा है कि बैंक के पास एम्पल रूम है टू गिव आउट डिविडेंड्स तकरीबन ₹3 का। अब ये देखना है कि गोइंग फॉरवर्ड हाउ डू दे प्लान टू इंक्रीज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो तकरीबन पहले 17% था 14% हो गया है। सो आगे जाके चीज़ें आएंगी। शहबाज, अभी आपने अपना एक जनरल व्यू दिया ऑन दिस क्वार्टर्स रिजल्ट। अगर हम इनके इस क्वार्टर की अर्निंग्स देखें तो दे क्लॉक्ड इन एट अराउंड अबाउट ₹1.43। बेस्ड ऑन दिस क्वार्टर्स अर्निंग, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके सब्सिक्वेंट क्वार्टर को आप किस तरह देखते हैं और स्पेशली एनुअल की अर्निंग्स आप किस तरह देखते हैं एज वेल एज द डिविडेंड? देखिए, आप लेटेस्ट क्वार्टर देखें जो ₹1.45 की अर्निंग आई है, इसमें कुछ वन ऑफ्स लग रहे हैं रिगार्डिंग फ़ी इनकम एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर उसको आप एडजस्ट कर दें तो ऐसा लग रहा है तकरीबन ₹1.60 की अर्निंग रिकरिंग अर्निंग लग सकती है। सो इसी को आप एनुलाइज कर दें तो तकरीबन ₹6 की पूरे साल की अर्निंग होगी। और जहाँ आपने डिविडेंड की बात करी, हमने देखा लास्ट ईयर कंपनी ने पहली दफ़ा था कि साल में 2 दफ़ा डिविडेंड दिया। सो इफ़ यू अज्यूम कि वो हाफ ईयर में डिविडेंड कुछ अनाउंस करेगी और फिर दोबारा साल के एंड में करेगी, बेस्ड ऑन द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अबाउट 14% और आप मिनिमम रिक्वायरमेंट तो तकरीबन 11% की है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग a ₹3 डिविडेंड ओवरऑल। एंड व्हाट अबाउट द बुक वैल्यू ऑफ द ओवरऑल कंपनी? देखिए, आप दिसंबर एंडिंग क्वार्टर में इसकी बुक वैल्यू देखें, तकरीबन ₹32-33 की बुक वैल्यू थी। एज फॉर द लेटेस्ट क्वार्टर, यस वी नो कि अर्निंग तो ₹1.5 की आई, डिस्पाइट ऑफ दैट बुक वैल्यू ₹30 की हो गई है। अब हुआ क्या है, जो रिवैल्यूशन सरप्लस जो दिसंबर एंडिंग क्वार्टर में तकरीबन 10-11 अरब के थे, वो लेटेस्ट क्वार्टर में अंडर ₹3 बिलियन है। वो हुआ क्यों है? बिकॉज ऑफ राइज इन यील्ड्स। हमने देखा कि दिसंबर एंडिंग क्वार्टर वर्सेज 31 दिसंबर में जो यील्ड में डिफरेंस था वो सब्सटैंशियल था। उसकी वजह से इनके कुछ रिवैल्यूशन सरप्लस में लॉसेज आए हैं, जिसकी वजह से इसकी बुक वैल्यू ₹30 है। अगर आप ये देखें कि बेस्ड ऑन लेटेस्ट रिजल्ट, या हम अज्यूम करते हैं कंपनी ₹6 की अर्निंग करती है
और 30 रुपये की इसकी बुक वैल्यू है, तो इससे यील्डिंग एन ROE ऑफ अबाउट 18 to 19% बेस्ड ऑन ROE ऑफ 18 to 19% एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ इवन 18% और ग्रोथ ऑफ 3-4%, तो हम समझें कि जस्टिफाइड जो प्राइस टू बुक है वो तकरीबन 1.2 टाइम्स बननी चाहिए। सो अगर आप इसकी मार्केट प्राइस देखें तकरीबन 35 रुपये है। सो बेस्ड ऑन द करंट डायनामिक्स हमें लग रहा है कि स्टॉक फेली वैल्यूड है। बट इसमें एक और इंटरेस्टिंग एंगल ये है, अगर आप ये देखें कि येस अगर पूरे साल में तकरीबन 3 रुपये का डिविडेंड देती है, सो ऑन दैट बेसिस तकरीबन 8 से 9% की डिविडेंड यील्ड है। एक और इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है कि अगर आप इसका प्राइस टू अर्निंग देखें, अगर 6 रुपये की अर्निंग है तो ट्रेडिंग एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अबाउट अंडर 6 टाइम्स, और आपकी मार्केट 8 टाइम पे चल रही है। आई थिंक मगर बैंक्स का रिलायंस ज़्यादा ROE पे होता है तो उस पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए, बट बेस्ड ऑन प्राइस टू अर्निंग ऑफ अंडर 6 थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है ओवरऑल। अच्छा शहबाज, अभी हमने जैसे एक पर्टिकुलरली डिस्कस BOP, थोड़ा सा मैं रिकैंडल करवाना चाह रहा हूँ आपका फोकस ऑन द जनरल बैंकिंग इंडस्ट्री, क्योंकि मंडे को जब मॉनेटरी पॉलिसी आई, एवर सिंस जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कुछ कंसर्न है PIB एक्सपोजर्स को लेके कि मीडियम टर्म में इसका क्या जनरल इंडस्ट्री पे हो सकता है एंड ऑल्सो लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट होगा, इफ़ यू कुड जस्ट शेड सम लाइट ओवर इट। देखिए ओवरऑल अगर आप इस तरह देखें कि बिकॉज ऑफ राइज इन इंटरेस्ट रेट्स जो भी बैंकिंग के रिजल्ट्स हैं इन द मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, पॉजिटिव होंगे। अब किस बैंक के ज़्यादा पॉजिटिव है उसका फोकस ये है कि जिस बैंक के पास ज़्यादा आपके करंट अकाउंट्स होंगे। और हम यहाँ स्पेसिफिकली बैंक ऑफ पंजाब की बात कर लें तो बैंक ऑफ पंजाब के जो करंट अकाउंट्स है तकरीबन 23 से 24% है, विच इज़ रिलेटिवली ऑन द लोअर साइड। अगर इसी तरह आप देखें UBL के 50% है, बैंक फिलहाल के अबाव 40% है, तो ऑन द लोअर साइड है। बट अगर आप फिक्स्ड PIBs देखें जो बैंक ऑफ पंजाब के पास तकरीबन 18% है, बाकी जो बाकी इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं फिक्स इनकम जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फ्लोटिंग है। सो बिकॉज ऑफ लोअर I think current accounts, but despite of lower current accounts, इनके पास इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से कुछ लैग से जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो आगे जाके बढ़ सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अब हम नज़र डालते हैं नेशनल फूड्स पे, जिन्होंने अपना थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 26 का कंसोलिडेटेड रिजल्ट अनाउंस किया। अगर हम इनके अर्निंग्स पर शेयर इस क्वार्टर पे नज़र डालते हैं तो ये आया तकरीबन 11.39 रुपीज़ का, विच इज़ डाउन बाय 88% ऑन अ क्वार्टर बेसिस, लेकिन ऑन अ ईयर बेसिस 59% का इस पर इंक्रीज़ था। और इनके जो 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 26 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसका जो अर्निंग्स पर शेयर है वो तकरीबन 109 रुपये का है, विच इज़ अराउंड अबाउट 8.6 टाइम्स दैन 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 25 के अर्निंग्स पर शेयर से। अगर हम इनके डिविडेंड पर शेयर पे इस क्वार्टर पे नज़र डालते हैं तो ये तकरीबन 4 रुपये का इन्होंने डिविडेंड दिया। एंड अगर हम 9 मंथ्स FY26 के डिविडेंड पे नज़र डालते हैं तो ये तकरीबन 25 रुपीज़ का डिविडेंड आया। हाईलाइट्स को देखें तो जो नेट सेल्स हैं उनमें 31% का इंक्रीज़ देखा गया ऑन अ क्वार्टर बेसिस पे, और 15% का इंक्रीज़ देखा गया ऑन अ ईयर बेसिस टू ₹16.3 बिलियन। फ्लैटिश ग्रॉस मार्जिन देखे गए विच स्टूड एट 40%, और अगर हम अदर इनकम की बात की जाए तो उसमें 38% का राइज देखा गया ऑन अ क्वार्टर बेसिस टू ₹566 मिलियन। शहबाज, एक्सेप्शनल रिजल्ट था नेशनल फूड्स का। अगर मैं आपसे पूछूं इसके क्या रीजंस हैं, एंड इफ़ यू कैन आल्सो डेल्व इनटू द डिविडेंड मेंटेनेंस के पार्ट पे। आप ओवरऑल देखिए रिजल्ट वाज एक्सेप्शनल। हमें ये भी पता है कि इसका जो मार्च एंडिंग क्वार्टर था वो एक्सेप्शनल होता है बिकॉज रमज़ान सीजन बीच में आती है। और आप इस तरह देखें अबाउट 30-40% जो प्रॉफिटेबिलिटी वो थर्ड क्वार्टर में आती है। सो येस जो रिजल्ट आया तकरीबन 1111 रुपये का रिजल्ट आया 11.3 रुपीज़ का, सीक्वेंशियली वॉज वेरी इंप्रेसिव। उसका मेजर रीज़न यही था कि वॉज इंप्रेसिव ग्रोथ इन सेल विच इज़ बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। और सबसे इंपॉर्टेंटली डिस्पाइट ऑफ ऑल द कॉस्ट प्रेशर्स हम देख रहे हैं लोकली भी बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, आपके मार्जिन मेंटेन है, अबाउट 40% मार्जिन मेंटेन रहे। और ये अच्छी बात है। येस दे आर अर्निंग, इनकी जो कैश इनकम भी काफ़ी बेहतर हो रही है, तो उसकी वजह से अदर इनकम भी काफ़ी बेहतर आ रही है। आई थिंक एक और इसमें जो एलिमेंट मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँ कि आपने मेंशन करा कि सीक्वेंशियस की अर्निंग्स नीचे है। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि इनकी एक कंपनी की सब्सिडरी थी बाय द नेम ऑफ A1 कैश एंड कैरी, उन्होंने उस चीज़ को डाइवर्स्ट कराया, तो उसकी वजह से वन ऑफ गेन आया था लास्ट क्वार्टर में। सो आई थिंक द बेस्ट वे ऑफ कंपेयरिंग इज द सीइंग द सेल्स रादर देन द रिजल्ट, बिकॉज वन ऑफ गेन था। सो रिजल्ट काफ़ी डिसेंट है। अगर आप ओवरऑल देखें कि हमें पता है कि अभी तक कंपनी ने एक डिविडेंड भी अच्छा दिया है, और जो पूरे अगर 9 महीने में देखें डिविडेंड तकरीबन 25 रुपये का डिविडेंड आया है। सो अज्यूमिंग लास्ट क्वार्टर जब हमने देखा कि इस क्वार्टर की जो कंपनी की 11 रुपये की है, हम अज्यूम करते हैं कि सेम मार्जिन रहते हैं, बट ऑफ कोर्स सेल्स ऑन लोअर साइड रहेगी, तो लास्ट क्वार्टर दे कैन अर्न इन द रेंज ऑफ 7 to 8 रुपीज़। तो तकरीबन जो 22 रुपये की अर्निंग है वो तकरीबन 28 से 30 रुपये की अर्निंग पूरे साल की हो सकती है। अभी हमने ये देखा है 25 रुपये का डिविडेंड इसने दिया है। हम ये भी समझते हैं कि लास्ट क्वार्टर अगर हमने जो लेटेस्ट क्वार्टर में तकरीबन 4 रुपये का डिविडेंड दिया है,
तकरीबन 35-40% पे आउट है। सो लास्ट क्वार्टर तकरीबन 5 रुपये डिविडेंड दे सकती है कंपनी। सो ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी डिसेंट है। और आप ये भी देखें कि जो वैल्यूएशन है इसकी तकरीबन अगर आप ये देखें हिस्टोरिकली इस कंपनी ट्रेड करती है प्राइस टू अर्निंग रेंज ऑफ 20 टाइम्स। सो हम अज्यूम करते हैं 30 रुपये की इसकी अर्निंग होती है और 20 टाइम्स का मल्टीपल होता है, 600 रुपये की इसकी स्टॉक प्राइस बनती है। आई थिंक हमें ये देखना है कि येस ऑन अ स्टैंड लोन बेसिस कंपनी ने तो तकरीबन 11 रुपये अर्निंग बनाई है, बट आप ये देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आता है कि नेशनल फूड ने जो चीज़ डाइवर्स्ट करी उसकी वजह से इनके पास इनकम आई या कैश आया ऑफ 20 बिलियन। सो येस इन्वेस्टर्स आर वेटिंग, जो उनके पास एक्स्ट्रा कैश अवेलेबल है उसको एक कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। पहले इनके इनिशियल प्लान्स ये थे कि जो इनको री इन्वेस्टमेंट करनी थी दुबई में, अब नाउ बिकॉज मिडल ईस्ट क्राइसिस अब लगता है कि इस चीज़ को इसको रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है। बट आई थिंक फॉर इन ऑर्डर फॉर द इन्वेस्टर्स टू टू गेट बेटर व्यू ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट को हाईलाइट करना चाहिए कि ये पैसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे और किस आरओई पे करेंगे। बट माई टेक इसके रिजल्ट काफ़ी आउटस्टैंडिंग है और काफ़ी इसकी अर्निंग्स गोइंग फॉरवर्ड भी हेल्दी रह सकती हैं। बिल्कुल शहबाज, अब हम नज़र डालते हैं फ्रीजलैंड कैंपिना एंग्रो पार्क लिमिटेड के रिजल्ट्स पे, जिन्होंने अपना फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर 2026 का रिजल्ट अनाउंस किया। अगर हम इनके अर्निंग्स पर शेयर पर नज़र डालते हैं तो ये तकरीबन ₹2.41 रुपीज़ की आई है अर्निंग, विच इज़ अप बाई 209% ऑन अ क्वार्टर बेसिस पे। इस क्वार्टर का कंपनी ने कोई डिविडेंड पर शेयर अनाउंस नहीं किया। कंपनी की हाईलाइट्स पे नज़र डालें तो इनकी नेट सेल्स में 19% का इंक्रीज देखा गया ना क्वार्टर बेसिस पे एंड 10% का ऑन ईयर बेसिस पे टू ₹28.7 बिलियन। Their gross margins went up by 8.6% from 12.4% in the last quarter to 21% इस क्वार्टर में, और जो इनकी इफेक्टिव टैक्सेशन है दैट स्टूड एट 39%। शहबाज, वंस अगेन एक्सेप्शनल रिजल्ट देखा गया, सिर्फ ये बताएं कि सस्टेनेबल है ये आगे जाते हुए? देखिए ओवरऑल रिजल्ट देखें काफ़ी एक्सेप्शनल, आपने मेंशन भी करा ₹2.40 की अर्निंग है कंपेयर टू अबाउट 80 पैसा अर्निंग लास्ट क्वार्टर। आप यहाँ हाईलाइट देखें रिजल्ट में जो सेल्स ग्रोथ तकरीबन अंडर 20% की, विच इज़ वेरी इंकरेजिंग। और आप इस तरह फौजी फू का रिजल्ट देखें, वहाँ की आपकी सेल्स ग्रोथ तकरीबन 8-9% की है। आई थिंक सबसे इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट रिगार्डिंग ग्रॉस मार्जिन हैं, लास्ट क्वार्टर ग्रॉस मार्जिन तकरीबन 12% के थे और इस क्वार्टर ग्रॉस मार्जिन 21% के आए हैं। सो मैं इस तरह कहूँगा जो लास्ट क्वार्टर था, जो फोर्थ क्वार्टर कैलेंडर 25 था, वो मार्जिन ऑन द लोअर साइड थे, बट ये क्वार्टर भी मार्जिन काफ़ी बेहतर आए हैं। आई थिंक सस्टेनेबल मार्जिन मुझे लगता है 18 से 19% हमने पहले भी देखे हैं। अब ये चीज़ एक और आप देखें कि जो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें बोथ शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट दोनों बढ़े हैं। सो यस हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट क्वार्टर वी माइट सी स्लोअर सेल्स, अगर हम सेल्स को फ्लैटिश भी रखते हैं बट लोअर मार्जिन एंड हायर फाइनेंस कॉस्ट। तो मेरा अपना इनिशियल ये व्यू है कि जो हमने ₹2.40 की अर्निंग देखी है वो अगर तकरीबन 1.5 से ₹1.70 की अर्निंग हो सकती है ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। अब मैं किस तरह क्यों बोल रहा हूँ, देखें अगर आप यहाँ देखें जो आपकी सेल्स ग्रोथ है दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ हायर वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ ऑफ बोथ UHT मिल्क सेगमेंट एंड सम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। और ये लग रहा है जो उनके मार्जिन जो हमने देखा है सीक्वेंशियली काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। उसमें येस एक बड़ा एलिमेंट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का भी है और वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स का भी, इसके वजह से मार्जिन बेहतर हुए हैं। सो येस ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी बेहतर है। अगर आप ये भी देखें कि येस हमने देखा लास्ट ईयर कंपनी ने पूरे साल में तकरीबन ₹3.5 का डिविडेंड दिया और ₹3 की अर्निंग करी। हम अज्यूम करते हैं कि अगर ₹2.40 पहले क्वार्टर में दे दिया और इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स तकरीबन ₹4.5 देती है तो 4.5 और तकरीबन ₹2.5 ₹7 की अर्निंग बनती है। सो बेस्ड ऑन दोज नंबर्स डिविडेंड यील्ड भी 7 से 8% है, काफ़ी डिसेंट है। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो उसने सीक्वेंशियली जो ग्रोथ शो करी है अबाउट 19% और जो मार्जिन शो करे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। बस सबसे इसमें इंपॉर्टेंट जो रिस्क है हमें ये पता है कि डिस्पाइट ऑफ सो मेनी ईयर्स जो UHT मिल्क सेगमेंट है उसमें कोई ग्रोथ नहीं आई है। उसका मेजर रीज़न यही है कि जो भी पैस्चराइजेशन मिल्क का जो लॉ है वो पास नहीं हो पाया है। बस एक और इसमें एलिमेंट जो है वो रिगार्डिंग हायर सेल्स टैक्स है। मैं अभी बिल्कुल आपसे यही पूछना चाह रहा था कि बजट भी आ रहा है आगे, तो जो सेल्स टैक्स है दैट इज एट अराउंड अबाउट 18% एट द मोमेंट, तो आगे जाते आपको क्या लगता है अगर इसमें कोई रिडक्शन होती है तो व्हाट इंपैक्ट कैन इट हैव ऑन द कंपनी? देखिए ये तो अभी तो कहना फिलहाल मुश्किल है कि इसमें रिडक्शन कितनी होगी, मगर आप इस तरह देखिए रीजनली अगर देखें तो हमारा जो सेल्स है वो हायर साइड है। अगर आप श्रीलंका को देखें या इंडिया इवन देखें या बांग्लादेश देखें या इवन श्रीलंका देखें तो लोअर साइड है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि टैक्स कम हो जाएगा। अगर टैक्स कम हो भी जाएगा तो येस देन वी माइट सी बेटर वॉल्यूम्स गोइंग फॉरवर्ड जो कंपनी के लिए बेहतर हो सकता है। बट ये इंपॉर्टेंट है कि येस वी नो कि अगर सेल्स टैक्स कम होता है तो जो कंपनी है वो चीज़ ये पास ऑन करेंगी टू द कस्टमर। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपका ओपन मिल्क है वर्सेस जो UHT मिल्क है उसमें बहुत प्राइस डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा है। इन ऑर्डर टू गेन वॉल्यूम्स दे विल हैव टू डिक्रीज द प्राइसेस गोइंग फॉरवर्ड।
बिल्कुल। अब हम बात करेंगे एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड के रिजल्ट की, जिन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर 2026 के रिजल्ट्स को अनाउंस किया। अगर हम इनकी अर्निंग्स पर शेयर पर नज़र डालते हैं तो ये ₹8.5 पे आई, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तकरीबन 25% से डाउन थी, बट देव बीन अप बाय 460% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। एज एक्सपेक्टेड कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। अगर हम कंपनी की हाईलाइट्स पर नज़र डालें तो जो इनकी सेल्स हैं दे हैव बीन डाउन बाय 31% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस टू ₹132 बिलियन। इनकी जो फाइनेंस कॉस्ट हैं दे हैव बीन सीक्वेंशियली डाउन बाय 20% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। इफेक्टिव टैक्सेशन की बात की जाए तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 8.6% का इसमें इंक्रीज देखा गया है टू 29.7%। शहबाज, कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखे, अगर सबसिक्वेंशली आपसे मैं यही क्वेश्चन पूछूंगे ईफर्ट की परफॉर्मेंस को देखते हुए, हाउ डू यू सी द जनरल रिजल्ट एज वेल एज द फॉरवर्ड लुकिंग परफॉर्मेंस? अगर ओवरऑल रिजल्ट देखें काफ़ी डिसेंट है। यस, सीक्वेंशली डाउन है 25%। उसका मेजर रीज़न यही है कि जो लास्ट क्वार्टर था स्पेशली एंग्रो फर्ट का वो एक्सेप्शनल होता है, उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द लोअर साइड है। बट इफ़ यू कीप अ साइड एंग्रो फर्टिलाइजर, जो बाकी इनकी सब्सिडरीज हैं दे आर डूइंग वेरी वेल, वेदर इट्स लास्ट क्वार्टर जो लास्ट इवन ईयर जो एंग्रो पॉलीमर जो लॉस में था वो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। एंड इवन दियोदा जिनका टावर बिजनेस जो मेन फोकस है, जो लास्ट ईयर सेम पीरियड जो तकरीबन 500 मिलियन की प्रॉफिटेबिलिटी थी तकरीबन 2 अरब की हो गई है। सो आई थिंक ओवरऑल रिजल्ट बहुत डिसेंट है। तो और ये सब अच्छी ये बात है, जो भी इनकी सब्सिडरीज हैं दे आर डूइंग रिलेटिवली बेटर देन लास्ट क्वार्टर एंड इवन लास्ट ईयर। आई थिंक सर इनकी एक सब्सिडरी रिगार्डिंग विच इज़ द एंग्रो वोपैक, उसके थोड़े से ऑपरेशन ऑन द लोअर साइड है बिकॉज मार्च और अप्रैल में बिकॉज ऑफ RNG शट फोर्स क्लोजर वहाँ उनके ऑपरेशन थोड़े से हिट हो रहे हैं। बट ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी डिसेंट है। अगर आप इस तरह देखें, आई थिंक फ़िलहाल मैनेजमेंट का जो फोकस है इट्स ऑन द टावर बिजनेस। हमें यही पता है कि टावर बिजनेस के लिए रिसेंटली इन्होंने टावर्स अक्वायर करे थे फ्रॉम जायज़, जिसकी वजह से उन्होंने लोन लिया था 110 बिलियन रुपीज़ का। तकरीबन 60 बिलियन रुपीज़ ऑलमोस्ट ये लोग ले चुके हैं ऑन द बैंक, बाकी ये आते रहेगा। आई थिंक इस कंपनी का जो मेन फोकस टावर ही रहेगा, उसमें उनको येस दे हैव टू इंक्रीज टावर्स गोइंग फॉरवर्ड एंड दे हैव टू डू लिटिल ऑफ कैपेक्स। इसकी वजह से ये है कि बिकॉज ऑफ लेवरेज बाय आउट आप कर लें, जो उन्होंने जायज़ से टावर्स दिए थे। जो कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी है तो पर ऑन द वेरी मिनिमल साइड है बिकॉज जो भी कैश फ्लो आएगा फ्रॉम एंग्रो होल्डिंग्स यानी कि सब्सिडरी से वो यूटिलाइज होगा फॉर एक्सपेंशन ऑफ दैट टावर बिजनेस। सो अगर आप ये भी देखें कि जो हमने लेटेस्ट क्वार्टर में देखा 8.5 रुपये की अर्निंग आई है और सेम पीरियड लास्ट ईयर अर्निंग 1.52 की थी, उसको हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए बिकॉज में वन ऑफ था रिगार्डिंग इम्पेयरमेंट ऑफ द एसेट 3 बिलियन का। सो अगर वो इम्पेयरमेंट को हटा दें तो तकरीबन 4.5 रुपये की अर्निंग आएगी। सो मैं इस तरह सम अप करूँगा, येस पहला क्वार्टर 8.5 रुपये का आया है। सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स इसके सिमिलर या ज़्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, स्पेशली फर्टिलाइजर। तो पूरे साल की मुझे अर्निंग लग रही है तकरीबन 32 से 35 रुपये की अर्निंग लग रही है। तो येस आई विल से दैट कि एंग्रो होल्डिंग इज़ मोर ऑफ अ ग्रोइंग बिजनेस उसमें। और इम्पॉर्टेंटली ये भी है कि इन ऑर्डर जनरेट कैश, जो कंपनी के कैश काउज नहीं है, जो कंपनी इतना बेहतर नहीं कर रही है रिलेटिवली, ऐसे एंग्रो पॉलीमर दे आर सेलिंग टू लॉटे केमिकल, तो वहाँ से भी गोइंग फॉरवर्ड कैश आएगा। और लेटली इन्होंने अपना कुछ स्टेक 18% स्टेक बेचा है ऑन एंग्रो पावर जेन का। सो कैश कंसोलिडेशन कर रहे हैं और री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन इधर IT बिजनेस या टावर बिजनेस। सो ओवरऑल ये लगता है कि येस। और एक और इम्पॉर्टेंट है कि लेटली एंग्रो होल्डिंग्स ने अपना बायबैक भी अनाउंस करा है अबाउट 4.7% का। उसकी आई थिंक स्टार्टिंग डेट 7 मई से है, 6 महीने तक है। दैट्स अ गुड साइन। और वो बायबैक ऐसा है कि वो शेयर्स कैंसिल होंगे। सो येस आई थिंक डिविडेंड ऑन द लोअर साइड रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, बट जो कंपनी का फोकस है एक्सपेंशन हम देख सकते हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली स्पेशली फ्रॉम द टावर बिजनेस कंपनीज काफ़ी एक्सपोनेंशियली ग्रो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। So sequentially, do you see any change from the policy of nil dividends to giving some sort of a dividend going forward? लास्ट टाइम देखें डिस्पाइट ऑफ सब्सटेंशियल अर्निंग्स इन कैलेंडर 25 कंपनी सिर्फ 1 रुपये का डिविडेंड दिया था। सो अगर इस साल भी अगर कंपनी अर्निंग करती है तकरीबन 32 से 35 रुपये की, सो वी शुड एक्सपेक्ट अ वेरी स्मॉल डिविडेंड, नॉट अ मटीरियल डिविडेंड बिकॉज ऑफ एक्सपेंशंस एंड लेवरेज जो कंपनी ने लिया। And what about the market price considering the PE ratio of the share? आप इस तरह देखें कि येस इट्स ट्रेडिंग एट अबाउट 284 रुपीज़ की है। और अगर इसमें 35 रुपये की अर्निंग है तो इट्स ट्रेडिंग एट
multiple of 8 times. But हमें ये देखना है कि yes, for a holder of investor of Engro Holding, they have to be very patient. Yeah. They have to see, because आप लास्ट ईयर देखें, हमें ये इंपॉर्टेंट है कि लास्ट ईयर सिर्फ 7 महीने टावर बिजनेस कंसोलिडेट हुआ था जो उनका जैज़ का है, उससे तकरीबन कैश बेसिस पे कंपनी ने 8 अरब रुपए कमाए थे. सो अगर इसी का इम्पैक्ट हम डबल कर दें सो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा. Around 16, और हमें ये भी पता है कि 17 इनका जो एनर्जी बिजनेस है, जो उनके सेकमेक की प्रॉफिटेबिलिटी है, या जो पावर, जो उनका थर का जो पावर प्लांट है, इट्स डूइंग वेरी वेल. सो इसकी सारी सब्सिडीज़ हैं वो बेहतर कर रही हैं, और रिलेटिवली जो कंपनीज इनकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी म्यूटेड है, वो कंपनी कोशिश कर रही है वो बेचे और उस कैश को री इन्वेस्ट करें इन बेटर ROE बिजनेस. So we can say patience is virtue. Yes. Thank you, Shahbaz. That's it for today's show. आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारे रेगुलर शो में. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.